बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। इन्फिनिट शीट हम लोग एक लेंगे जिसके ऊपर हमारे पास यूनिफॉर्मली जो होंगे पॉजिटिव चार्ज होंगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो हम उसमें से एक उस इन्फिनिट शीट का एक हिस्सा ले लेंगे। इन्फिनिट शीट मतलब कि आपके पास खत्म होने वाली एक शीट है आपके पास जो चलती जा रही है, बहुत बड़ी शीट है। उसमें से मैं एक उसका पार्ट लूँगा, यानी कि उसका एक हिस्सा लूँगा जिस पे हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर हम उसमें से किसी भी हिस्से का में हम लोग ये स्टडी करना चाहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है, तो हम उसको आज स्टडी करेंगे उस एक पार्ट की, उस एक इन्फिनिट शीट के। तो देखिए मैं उसका एक पार्ट, इन्फिनिट शीट का एक पार्ट यहाँ पर बनाता हूँ। ये आपके पास एक उसका जो है आपके पास ये एक पार्ट लिया मैंने इन्फिनिट शीट का। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली क्या है, प्लस चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है आपके पास इस तरह से। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या है, इसके जो है आपके पास चार्ज जो है वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर, इन्फिनिट शीट के ऊपर। ठीक है, ये एक इन्फिनिट शीट थी, उसके अंदर से मैंने ये फाइनाइट उसका पार्ट लिया। अब यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर इन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हर एक चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए अगर मेरे पास ये दो चार्ज इस तरह से चार्जेस हैं तो इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे होगी, नॉर्मल टू द चार्ज। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब ऊपर वाले है उसकी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे वाले की भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेसिकली अगर चार्ज हो आपके पास प्लस चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होती है आपके पास, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग इस तरह से बनाते हैं, ये कर्व पाथ में होती है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पर कर्व क्यों नहीं बन रहा, उसकी रीजन ये है कि इसके बिल्कुल ऊपर एक चार्ज है और हमने ये स्टडी किया हुआ है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने हमें क्रॉस ईच अदर, कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर मेरे पास यहाँ पर एक प्लस चार्ज है तो ये जो चार्ज है ये कभी भी इसके साथ क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक है, तो फिर ये कैसे मूव करती हैं, अगर दो प्लस चार्ज है आपके पास तो ये क्या करेगी, ये अगर इसने ऐसे जाना था और इसने ऐसे जाना था तो ये क्रॉस नहीं कर सकती हैं, तो फिर ये किस तरह से मूव करेंगी, यहाँ पर किस तरह से ये ट्रेवल करेंगी यहाँ से, तो ये यहाँ से क्या करेगी, थोड़ी इस तरह से हो जाएगी और ये इधर से इस तरह हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो लेकिन अगर इन्फिनिट चार्जेस आ जाए मेरे पास, यहाँ पर भी मेरे पास चार्ज आ जाए, यहाँ पर भी मेरे पास चार्ज आ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर इसको ये जो कर्व बनाने का मौका नहीं मिलेगा, ये क्या हो जाएगी आपके पास स्ट्रेट हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएंगी। इस तरह से आपके पास क्या हो जाएंगी, ये स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में, इसकी जो लाइंस होंगी आपके पास इसी डायरेक्शन में आ जाएंगी आपके पास इस तरह से। तो इस तरह से आपके पास क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इस तरफ भी डायरेक्शन होगी और इस तरफ जो उसकी लाइन की डायरेक्शन हो आपके पास स्ट्रेट पाथ हो, यूनिफॉर्मली स्ट्रेट पाथ होंगे, एक ही डिस्टेंस में होगी क्योंकि इन्फिनिट शीट है आपके पास। तो ये सब चार्जेस जो हैं, जो यहाँ पर मैंने चार्जेस आपको शो करवाए हैं सारे के सारे, ये क्या करेंगे, ये आपके पास इस तरह से फ्रंट की तरफ क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होगी आपके पास ये डायरेक्शन शो करेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन शो करेंगे आपके पास ये इधर से। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो होंगे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी आपके पास ये डायरेक्शन शो करेंगे इस तरह से। तो ये सारी इन्फिनिट आपके पास जो होगी डायरेक्शन, बैक साइड पे भी होगी आपके पास इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी। ठीक है, ये इसकी बैक साइड पे होगी आपके पास ये। ठीक है, ये इसी तरह इन सब की जो डायरेक्शन होगी बैक साइड पे भी होगी आपके पास। अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, तो इससे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस लूँगा। गॉसियन सरफेस का मतलब यह है कि यहाँ पर एक क्लोज सरफेस इस तरह से मुझे लेना है कि उस क्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं हो आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। कहने का मतलब ये है कि अगर देखें मेरे पास ये लाइन्स जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मैं एक क्लोज सरफेस यहाँ पर लेता हूँ कोई, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह से क्रॉस सरफेस ले लेता हूँ, ये वाला क्रॉस सरफेस। ठीक है, ये ऐसे करके ये क्रॉस सरफेस ले लेता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट एंगल बन रहा है मेरे पास। ठीक है, ये डिफरेंट एंगल इसके साथ बन रहा है, यहाँ पर ये डिफरेंट एंगल बन रहा है, तो हर जगह पे डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है यहाँ पर लाइंस। तो मुझे कुछ ऐसा सरफेस लेना है कि जो यहाँ पर जब मैं इसको मूव रखूँ तो इस शीट के दरम्यान में इसको रखूँ सरफेस को, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लाइंस हो, हर उसके जो डायरेक्शन है उसके तमाम सरफेस के साथ क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी यूनिफॉर्मली उसके अंदर उसकी जो डायरेक्शन भी सेम हो आपके पास और डिस्टेंस भी जो है आपस में क्या हो, फील्ड का जो है एक दूसरे की बिल्कुल उसके साथ सरफेस सेम हो। तो मैं यहाँ पर फिर मेरे पास एक सरफेस ऐसा है जो बिल्कुल यूनिफॉर्मली आएगा, वो क्या है आपके पास सिलेंडर। अगर मैं यहाँ पर सिलेंडर ऐसे ले लेता हूँ आपके पास, ये आपके पास मैंने इस तरह से सिलेंडर लिया है और ये मेरे पास जो है प्लस चार्जेस हैं।
ये मेरे पास प्लस चार्जेस आ गए। तो अब ये देखें, ये जो प्लस चार्ज है आपके पास, ये बिल्कुल एक यूनिफॉर्मली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से मूव कर रही हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से मूव कर रही हैं सारी की सारी, तो ये देखें इस पूरे सरफेस के साथ ये क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। अगर मैं ये सरफेस यहाँ पर लूँ, यही सरफेस मैं इस तरह से यहाँ पर लूँ और जहाँ मर्जी ले लूँ, जितनी लाइंस ऑफ फील्ड यहाँ से पास कर रही हैं उतनी ही लाइन ऑफ फील्ड यहाँ से भी पास कर रही हैं, उतनी ही लाइन ऑफ फील्ड इसमें से भी पास कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसा सरफेस यहाँ पर लूंगा जिसमें से जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास करें, वो यूनिफॉर्मली पास करें आपके पास। तो ये, तो फिर मैं यहाँ पर कौन सा ले रहा हूँ सरफेस, यहाँ पर मैं एक सिलेंडर लूंगा। वो सिलेंडर मैंने देखें यहाँ पर, ये आपके पास एक सिलेंडर है, वो मैंने बना दिया यहाँ पर। अब वो जो सिलेंडर मैंने यहाँ पर बनाया है, ये आपके पास इस तरह से इसका ये वाला एज बाहर आउटर एज आ गया आपके पास ये, और इसके बैक साइड पे जो आपके पास है सिलेंडर का ये वाला जो एज है, ये आपके पास क्या आ गया, ये। तो बैक साइड सिलेंडर दिया है। ये किस तरह से हुआ है, ये इस तरह से हुआ है कि आपके पास ये एक शीट है, आपके पास एक इस तरह से आपके पास ये एक शीट है। ये जो सिलेंडर है ये इसके बीच में से क्या किया, इसने इसके बीच में से मूव करके इधर से निकला हुआ है, यानी कि इस तरह से इसके यहाँ से मूव किया और यहाँ से बाहर निकला, यानी कि इसने इसको यहाँ से क्रॉस करते हुए क्या किया कि मूव किया। तो अब आपके पास यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही है इस तरह से, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही है आपके पास। तो अब आपके पास ये एक जो है सिलेंडर आपके पास आ गया, ठीक है, जिसकी क्या नाम है कि आपके पास इस तरह से। अब इस सिलेंडर यानी कि अब मैंने ये जो एक इमर्ज यानी कि ये क्रॉस किया है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है जिसको उसने कट करते हुए गुजरा है, इसके अंदर चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूट है काफी ज्यादा आपके पास। और ये चार्ज जो है ये मेरे पास यहाँ पर कितने हैं, ये मुझे कैसे पता लगेगा। तो मुझे ये जो चार्ज है क्यों कैसे पता लगेगा, इस तरह से पता लगेगा कि हम देख टोटल नंबर ऑफ द चार्ज हम कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता इनफाइनाइट शीट है तो कितने उसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं। लेकिन हम उसके लिए एक टर्म को यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। तो हम बात ये करते हैं कि चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ द चार्ज, एक चार्ज डेंसिटी और एक डेंसिटी यानी कि कितनी डेंसिटी लेयर में जो आपके पास एक ये जो एरिया है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस हैं उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। और जितने एरिया में है उसको हम इससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा क्या आ जाएगा आपके पास, ये नंबर ऑफ द चार्ज डेंसिटी है, यानी कि चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर वो चार्ज क्या है आपके पास रिप्रेजेंट है। एरिया आपको पता है, सर्कल का एरिया भी आपको पता है, आपका स्क्वायर अगर आप लेते हैं कोई भी आप फिगर लेते हैं उसका एरिया का फार्मूला हमें पता है, और हमें एरिया का फार्मूला तो पता है, और जितने उसके अंदर चार्ज डेंसिटी यानी कि उस एरिया में कितनी डेंसिटी है चार्जेस की, तो चार्ज डेंसिटी उसको हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बस टोटल नंबर ऑफ द क्या आ जाएंगे, चार्ज आ जाएंगे इस इतने एरिया के अंदर, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P ले दिया, तो इस पॉइंट पे मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है। देखिए इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ये देखें, ये मेरे पास एक सपोज करें कि एक शीट है, इनफाइनाइट शीट है मेरे पास, ये जो आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है, ये चार्ज, ठीक है जी। ये आपके पास एक सिलेंडर है जो मैंने इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस के तरह से लिया हुआ है। अब इसके तीन सरफेस मेरे पास, एक सरफेस आपके पास ये है, ये जो फ्रंट वाला सरफेस है, एक सरफेस ये है जो पूरे का पूरा आपके पास ये मिल रहा है, और दूसरा सरफेस बैक साइड से इसके पास ये फ्रंट वाला सरफेस है आपके पास ये। अब यहाँ से जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से मूव कर रही है आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही है इसी डायरेक्शन में आपके पास क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी की सारी मूव कर रही है। अब देखें, अब मैं इसके अंदर फ्लक्स को कैलकुलेट करूंगा, इस पार्ट का फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा, इस पार्ट का फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा, इस सारे का, और इस पार्ट का इसका फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा जो इस पार्ट के साथ लिंक्ड है। तो फ्लक्स तीन हिस्सों के साथ लिंक्ड है, एक इस पार्ट के साथ क्या लिंक, कितना फ्लक्स लिंक्ड है, इस पार्ट के साथ इसका कितना, सरफेस का कितना लिंक्ड है, और इस पूरे के साथ कितना लिंक्ड है फ्लक्स। सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा। ये जो इसके साथ कट करके यहाँ से मूव किया है इसने, इस शीट को कट करके जो आपके पास सिलेंडर मूव कर रहा है, तो इसके इस जो पार्ट है सरफेस में यानी कि जो आपके पास लिया है, इसके अंदर कितने चार्जेस हैं और उनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है उसको हम लोग कैलकुलेट करने लगे हैं आज, ठीक है जी। अब आप समझिए बिल्कुल सेम मैंने इसी तरह से लिखा है ताकि आपको इसको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि इसमें से कितने मतलब कौन सा सरफेस लिया और किस तरह से मैंने लिया है। ये आपके पास एक शीट है इनफाइनाइट, जिसका फाइनाइट शीट मैंने लिया है, और सिलेंडर इस तरह से इसके बीच में से गुजरता हुआ इस तरह से आप हाफ इधर आपको शो हो रहा है और हाफ इधर शो हो रहा है। इसके एक ये सरफेस है आपके पास, एक ये सरफेस है, और ये
आपके पास उसका एक सरफेस है, ठीक है जी। तो अब देखें, अब हम इसका फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्लक्स हमें पता है किसके बराबर होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस क्या होता है आपके पास, थीटा होता है, ठीक है। आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला था ई ए कॉस थीटा। अगर फ्लक्स ये वन पार्ट ले लें इसका, इसको कह लें सेकंड पार्ट इसका, और ये जो एरिया, ये वाला जो एरिया है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, थर्ड पार्ट, ठीक है। तीन हिस्से हैं इसके। अब मैं फर्स्ट वाले को मैं कैलकुलेट करता हूँ, फ्लक्स फॉर वन पार्ट का। तो फ्लक्स जो है वन पार्ट का मेरे पास क्या आता है, देखें अगर मेरे पास ये फ्लक्स है आपके पास, इसी तरह देखें ये वाला जो है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही है, ये आपके पास क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास ये मूव कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में आपके पास, और एरिया वेक्टर भी आपके पास क्या है, इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों जो है आपके पास, दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या आपके पास इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्या आ रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, बिल्कुल सेम इसी डायरेक्शन में आपके पास आ रहे हैं। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, एरिया वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एरिया वेक्टर किसको कहते हैं कि किसी भी सरफेस में अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस में ड्रॉ करना, तो एरिया वेक्टर होता है। ये आपके पास एक सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये है आपके पास, तो ये क्या है, एरिया वेक्टर है। अगर ये वाला सरफेस ले रहा हूं तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और अगर ये वाला सरफेस ले रहा हूं तो इसका परपेंडिकुलर ये सारे क्या है, इसके परपेंडिकुलर हैं हर डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ मूव कर रही है आपके पास, और एरिया वेक्टर भी क्या आपके पास इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के दरमियान फिर एंगल कौन सा होगा, देखें दोनों आपके पास इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या आएगा आपके पास, जीरो। तो यहाँ पर फिर हम एंगल पुट कर लेते हैं, फ्लक्स वन में हम लोग इसको स्टडी देखते हैं यहाँ पर। तो ये मेरे पास आ गया ई ए, और एंगल थीटा मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या होता है आपके पास 1, ये इसकी वैल्यू हो गया आपके पास 1। तो फ्लक्स 1 जो आपके पास मिल गया वो क्या आ गया आपके पास ई है, ठीक है। अब यहाँ का सरफेस का जो है फ्लक्स मैंने निकाल दिया आपके पास 1, ई आ गया आपके पास फ्लक्स, और इधर का मेरे पास क्या आएगा फ्लक्स। तो इधर का भी देखें, अगर मैं इधर की बात करता हूँ, बैक साइड की इसकी बात करता हूँ, तो इधर देखें, इधर का भी मेरे पास क्या है, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो दोनों के एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो इस डायरेक्शन में भी दोनों का एंगल क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जो इन इलेक्ट्रिक फील्ड के जो आपके पास जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, मेरे पास ये आएगा, क्योंकि cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो मैं फ्लक्स जो है, फ्लक्स 2 जो कैलकुलेट करता हूँ वो मेरे पास आता है ई ए कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा यहाँ पर क्या आपके पास 0, तो ई ए मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स 2 आ जाएगा आपके पास। अब मैं फ्लक्स 3 निकाल देता हूँ। फ्लक्स 3 मेरे पास कौन सा है, इस सरफेस का फ्लक्स 3 कौन सा मेरे पास, अगर मैं इसको यहाँ पर रख दें, फ्लक्स 3 क्या है मेरे पास, ये इस सरफेस का फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर, मैं नॉर्मल टू द परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ है, इस डायरेक्शन में आपके पास, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के दरमियान देखें एंगल कौन सा बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। किसी भी डायरेक्शन में मैं ले लूँ, यहाँ कहीं पर भी ले लूँ, आपके पास इस तरह कर लूँ तब भी क्या बन रहा है 90, इस तरह कर लूँ तब भी 90, इस तरह कर लूँ तब भी 90, हर डायरेक्शन में मेरे पास क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास जो एंगल आता है वो कौन सा एंगल आता है, ई ए कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 90। तो फिर मेरे पास ई ए जो है 90, थीटा 90 हो गया, और कॉस 90 क्या होता है मेरे पास, कॉस 90 होता है मेरे पास 0। तो मेरे पास ये चीज 0 हो गई, और ई ए को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो फ्लक्स 3 आता है आपके पास वो क्या आ जाता है, मेरे पास 0 आ जाता है, ठीक हो गया। तो मैंने तीनों के फ्लक्स क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। अब तीनों फ्लक्स आ गए मेरे पास, पहले का फ्लक्स इस सरफेस का फ्लक्स आया ई ए, इस सरफेस का जो फ्लक्स आया मेरे पास वो भी क्या आ गया मेरे पास ई ए। तो ये वाले जो सिलेंडर का हिस्सा है इसका जो फ्लक्स आया मेरे पास वो क्या आया मेरे पास 0 आ गया। अब टोटल फ्लक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हमारे पास आ जाता है, फ्लक्स जो है आपके पास, टोटल जो फ्लक्स आ रहा है आपके पास वो आ रहा है ई ए प्लस 0, ये आ जाएगा 2 ई ए, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक हो गया। अब हम अप्लाई करते हैं गॉस सरफेस को, गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं हम लोग कि गॉस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास क्या आता है, गॉस थ्योरम हमें कहता है कि फ्लक्स जो है वो बराबर होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है आपके पास। तो अब Q की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है, Q की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, Q की वैल्यू आई मेरे पास सिग्मा ए,
ठीक है, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया आपके पास। तो ये क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ द चार्ज देता है उस इतने सरफेस में कितने भी चार्ज है आपके पास, ठीक है। तो Q की वैल्यू पुट कर देते हैं और फ्लक्स की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो फ्लक्स, ये जो आपके पास टोटल फ्लक्स आया, ये आया आपके पास 2EA इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, Q की वैल्यू आ गई सिग्मा है, यहां से मैंने Q की वैल्यू इधर रखी और आपके पास क्या आ गया E नॉट, ठीक हो गया जी। ये इस A से कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी है फिर उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वो आपके पास वैल्यू आ गई E इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। लेकिन इस फॉर्मूले से हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है, रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट ये मिलता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही है कि कितनी यहाँ पर ज्यादा चार्ज मौजूद है, वो किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब रेडियस के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब क्या है रेडियस के ऊपर डिपेंड करने का, देखें अगर मैं ये एक शीट लिया आपने, ये आपके पास शीट है, ठीक है, ये यहाँ से लाइंस आ रही हैं, ये 3 लाइंस आ रही हैं, ठीक है। मैंने एक पॉइंट P यहाँ पर लिया, यानी कि ये सरफेस का जो है आपने यहाँ पर लिया, तो यहाँ तक मैंने उसका वैल्यू निकाली, वो क्या थी मेरे पास, ये आई आपके पास, फोर्स करने यही वैल्यू आ गई मेरे पास, उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई मेरे पास। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, R। अब मैं इस डिस्टेंस को और इंक्रीज कर दिए, यहाँ पर मैं ले गया हूँ, ये मैंने सरफेस अगेन लिया, ठीक है, ये आपके पास यहाँ से ये लाइंस मूव कर रही है इसके अंदर से, ठीक है। यहाँ पर मैंने जब लिया डिस्टेंस, तो यहाँ पर कितना हो गया 2R। तो बेसिकली डिस्टेंस इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को क्या करना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, आर के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को क्या होना चाहिए, डिक्रीज। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि आर के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। यहाँ पर फॉर्मूले में, पूरे के पूरे फॉर्मूले कहीं पर भी आर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी अगर मैं ले लूं, अगर मैं और आगे डिस्टेंस में जाकर एक सरफेस ले लूं, जो गॉसियन सरफेस मैंने लिया है, यहाँ पर एक सिलेंडर लिया है, यहाँ तक ले लूं, उसकी लेंथ इंक्रीज कर लूं, तब भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, सेम रहेगी जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की है। ये बड़ा एक जबरदस्त किस्म का रिजल्ट है कि यहाँ पर जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वैल्यू, वो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूंगा वैल्यू, वो यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करूँ, हर जगह पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि वो उसके पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं, क्यों सेम रहेगी, क्यों नहीं उसकी वैल्यू क्या है वो चेंज होगी। तो उसकी रीजन ये है कि आपके पास ये 3 जो लाइंस है वो इस यहाँ से मूव कर रही हैं, 1 2 3, यहाँ से भी कितनी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, 1 2 3, यहाँ से भी कितनी मूव कर रही है, 3, यहाँ पर मैं ले लूँ तब भी 3 लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, यहाँ पर ले लूँ तब भी 3 लाइन ही मूव कर रही है, और यहाँ पर ले लूँ तब भी 3 इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ही मूव कर रही है। तो इसके सेम लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही हैं 3 डिफरेंट जगह से, क्यों, क्योंकि अगर सेम लाइन मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है मेरे पास सेम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब चेंज ही नहीं आएगा तो फिर मेरे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में कैसे चेंज आ जाएगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो आप चाहे यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, वो क्या रहती है आपके पास, उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम ही रहती है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करता हूँ, इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन सेम वही डायरेक्शन होगी जो नॉर्मल टू द प्लेन होगी, और नॉर्मल टू द प्लेन की डायरेक्शन क्या है, ये आपके पास है। तो इसलिए फिर हम लोग इसकी डायरेक्शन, ये आर रेडियस इसी डायरेक्शन में, तो इसकी नॉर्मल टू द प्लेन भी क्या है, इसी डायरेक्शन में। तो फिर मैं इसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन के फॉर्म में भी रिजल्ट आ जाएगा, विच इज इक्वल टू E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर मुझे बताएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन, जो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही होंगी। ठीक है जी। तो ये हमने आज ये स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कितनी होती है, वो हमने इसका रिजल्ट निकाला, वो होती है हमारे पास सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास ये होती है, इसकी वैल्यू होती है। एक दफा मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमने एक इनफाइनाइट शीट का एक छोटा सा हिस्सा लिया, फाइनाइट हिस्सा लिया, उसके बाद यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट थे, उसमें हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, गॉसियन सरफेस में यहाँ पर मैंने कौन सा लिया, सिलेंडर लिया। उस सिलेंडर के मेरे पास 3 हिस्से थे, एक मेरा उसका फ्रंट था, एक उसका मेरे पास बैक था, हाफ सिलेंडर शीट के इस तरफ था, हाफ सिलेंडर शीट के इस तरफ था, और एक उसका ये जो आउटर सरफेस था मेरे पास, वो वाला सरफेस था। इन तीनों का मैंने बारी बारी फ्लक्स कैलकुलेट किया। इसका फ्लक्स क्या है मेरे पास, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में थी और मेरे पास
एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में था, तो दोनों में एंगल क्या था 0, तो cos 0 क्या होता है मेरे पास 1 होता है, तो यहाँ का फ्लक्स EA आ गया। इस तरफ सरफेस का मैंने फ्लक्स लिया तो इसका भी क्या आ गया मेरे पास EA आ गया, क्योंकि दोनों के एंगल क्या बन रहा था 0। उसके बाद मेरे पास ये जो आउटर सरफेस था, ये जो मिडल इन दोनों सरफेस के दरमियान वाला जो सरफेस था उसका मैंने फ्लक्स कैलकुलेट किया। वहां पर मेरे पास देखें ये एंगल है आपके पास, ये 90 का एंगल बन रहा है, ये लाइंस इधर मूव कर लिया और ये एंगल कौन सा बन रहा है मेरे पास 90 का, तो cos 90 क्या होता है 0, तो यहाँ का फ्लक्स मेरे पास क्या आ गया 0। तो टोटल फ्लक्स मैंने कैलकुलेट किया EA प्लस 0, तो 2EA मेरे पास क्या आ गया फ्लक्स आ गया। और फ्लक्स के बाद मेरे पास जो उसका फॉर्मूला है मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, गॉस के थ्योरम का मैंने अप्लाई किया, और गॉस थ्योरम के मुताबिक मेरे पास कहते हैं Q/ε0 थ्योरम होता है। वहां पर मैंने फ्लक्स की वैल्यू पुट की, चार्ज की वैल्यू पुट की एंड ये वाली पुट की, तो मेरे पास जो आ गया रिजल्ट आ गया इसका, मेरे पास सिग्मा A/ε0 मेरे पास आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। और अगर मैंने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिया तो मैंने आगे क्या किसका पुट कर दिया, इसके यूनिट वेक्टर को मैंने कर दिया, और यूनिट वेक्टर बताता है इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसकी वही है जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मेरे पास वही उसकी मेरे पास क्या होती है डायरेक्शन भी होती है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसको फर्दर स्टडी करेंगे। अगर मेरे पास एक दो शीट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो वहाँ पर हम लोग किस तरह से इसको स्टडी करते हैं, वहाँ पर हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करते हैं बाय अप्लाइंग द गॉस थ्योरम। ठीक है जी, थैंक यू।